तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 9 जून और एक वीडियो सुबह जो 6 बजे आता है वो आपके सामने आ चुका है और दूसरा वीडियो शाम 5 बजे आता है वो आपके सामने शाम 5 बजे आ जाएगा कि बिकॉज आज मैं जल्दी शूट कर रही हूँ तो ये टाइम पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज की जो खबरें हैं, कल मैं ये वाला वीडियो नहीं ला पाई थी, रीज़न आप सबको बता दिया था तो वो मिस हो गया, सॉरी। और आज की खबर ले लेते हैं। वैसे डेली के न्यूज़पेपर में अगर अपन डेली पढ़ रहे हैं तो एक दो दिन मिस हो जाए तो चलता है वैसे, क्योंकि रिपीट होती रहती है खबरें, तो अपन कवर कर ही लेते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों एसडीजी इंडेक्स जो, अगर आप लोग मेरे दोनों वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों दोनों वीडियोस में मैं कभी कौन सा वीडियो में कोई सी न्यूज़ बता देती हूँ, कोई से मैं कोई से बता देती हूँ। तो जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें मैंने एसडीजी इंडेक्स वाला क्वेश्चन बताया था कि नीति आयोग ने हमारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है और इसमें रैंकिंग बताई थी मैंने कि कौन से राज्य की फर्स्ट आई है, कौन से की सेकेंड आई है ना। तो इसमें हमने देखा था केरल सबसे ज़्यादा एसडीजी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर केरल ने कवर किए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एसडीजी वर्ग में जो जेंडर वर्ग है। अब आप ये बताइए कि कितने पर एसडीजी में से कौन सा लक्ष्य था जेंडर वाला, कि जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, है ना, इनकी बात हो रही, तो वो कौन सा लक्ष्य था एसडीजी में से। मैंने कहा था कि ये 5-6 लक्ष्य तो आपको याद करने ही हैं और जिसकी अच्छी मेमोरी है वो टोटल 17 कर ले, लेकिन मिनिमम 7 या 10 लक्ष्य तो हमें याद करने ही हैं, क्योंकि ये हमें कोट करने हैं जब बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें, है ना। तो वहाँ मैंने बात की थी, तो आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कौन सा लक्ष्य कर रहा था एसडीजी में से, ठीक है। तो उसी से संबंधित दोस्तों रिपोर्ट आई है। तो नीति आयोग, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो एसडीजी इंडेक्स है उनकी रैंकिंग करता कौन है, जो हमारा नीति आयोग है, थिंक टैंक है हमारा, वो ही करता है, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में बालक बालिका वर्ग अनुपात में छत्तीसगढ़ राज्य ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो हमारा लिंगानुपात होता है, और खासकर यहाँ पे बात हो रही है शिशु लिंगानुपात की, है ना, शिशु जन्म लिंगानुपात की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया, मतलब ऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात रहा है। तो छत्तीसगढ़ में शिशु जन्म लिंगानुपात 958 है, जो राष्ट्रीय औसत 899 से ज़्यादा है। दूसरे स्थान पे केरल 957 और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल 941। तो दोस्तों लिंगानुपात की अगर बात करते हैं, अच्छा आप ये बताइए कि बाल लिंगानुपात राजस्थान में कितना है। ये मैं बात कर रही हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार, बिकॉज मैं वही डेटा याद रखती हूँ, क्योंकि अभी तक 2021 वाली जनगणना आई नहीं है, आ जाती बट कोरोना की वजह से वो बीच में उसे रोकना पड़ा था, तो उसके डेटा अभी लेट आएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, पहले से जो याद किए वही डेटा हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं तो अभी आपको सारे नए डेटा यूज़ करने पड़ते हैं ना। तो अच्छा है अभी एक डेढ़ साल लेट हो जाए तो सारी पुरानी एग्जामों में आप लोगों की जनगणना पड़ी हुई होगी, तो वही डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है। आई होप कि आपको ये देखना ना पड़े, क्योंकि हमारा लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, खासकर जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात था, मतलब शिशु जन्म लिंगानुपात था, है ना, शिशु जन्म लिंगानुपात, है ना, वो था 899, है ना, 899 था, कि मतलब जितने शिशु जन्म ले रहे हैं उसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, है ना। तो उसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा है 958 छत्तीसगढ़ का, और दूसरे नंबर पर 957 केरल का, और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का 941 का। तो दोस्तों या तो यह होगा पढ़े लिखे राज्यों में ज़्यादा, और या यह होगा जो पिछड़े हुए राज्य हैं जिनमें आदिवासी जनजातियां पाई जाती है। हमारे यहाँ पे आपको एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी रीजन सबसे अग्रणी है ना, राजस्थान की मतलब अगर बात करते हैं तो दोस्तों शेखावाटी अग्रणी है। लेकिन अगर बाल लिंगानुपात की उधर बात करते हैं तो हमारे सीकर झुंझुनू में सबसे कम बाल लिंगानुपात है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं कि भाई हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम बेटियों को नहीं मारेंगे, हम तो बेटी और बेटों को बराबर दर्जा देंगे। लेकिन दोस्तों हम शिक्षित हो रहे हैं लेकिन हम नैतिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं। आज भी जहाँ शिक्षा ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ टेक्नोलॉजी तक पहुँच ज़्यादा हो रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी तक पहुँच हो रही है वहाँ लोग ज़्यादा चेक करवा रहे हैं कि बच्चा है या बच्ची है। और बिकॉज ऑफ शिक्षित लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी ज़्यादातर अपना रहे हैं, मोस्टली 2 चाइल्ड, और आजकल की जनरेशन 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रही है। तो दोस्तों
अगर किसी के पहला ही लड़का हो जाता है तो वो ज़्यादा मतलब चूज़ ही नहीं करते, सेकंड बच्चा ही नहीं चाहिए उन्हें। और अगर किसी के फर्स्ट लड़की होती है तो फिर वो दोस्तों आपको पता है बहुत सारी चीज़ें संसाधन जो इलीगल तरीके से यूज़ करके उसका चेकअप करवाते हैं कि वो लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट लड़की हो गई, फर्स्ट बच्चे में तो मोस्टली लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी टेंडेंसी बता रही हूँ, ये पढ़े लिखे लोगों की यही टेंडेंसी होती है, लेकिन सेकंड चाइल्ड उन्हें लड़का ही चाहिए, है ना। तो इस वजह से दोस्तों आज भी हम पढ़े लिखे होने के पश्चात भी जो हमारी टेंडेंसी है, हमारी नैतिकता है, वो नहीं सुधरी है। और यही कारण है कि शिक्षित जिले होने के पश्चात भी हमारे यहाँ पे लिंगानुपात कम है ना। तो दोस्तों और दूसरी तरफ अगर बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन देशों में इन क्षेत्रों में, इन जिलों में लिंगानुपात अच्छा है, जबकि शिक्षा की दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत कम डेवलप है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि एक तो इनकी टेक्नोलॉजी तक पहुंच कम है दोस्तों, है ना, कि नेचुरली जो चाइल्ड हो रहे हैं वो ये ले रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके यहाँ है ही नहीं कि ये बच्चे को, बच्ची है अगर जो प्रेग्नेंट है और अगर बच्ची है गर्भ में तो उसे अबॉर्ट करवा दे, इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। फर्स्ट चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे दोस्तों अगर जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करते हैं तो जो हमारे जो हमारे ये वाले पिछड़े हुए जिले हैं, है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पिछड़े हुए नहीं मतलब आदिवासी समुदाय इनमें ज़्यादा है। पिछड़े हुए एज मैं शिक्षा की दृष्टि से बोल रही हूँ क्योंकि थोड़े कम वहाँ पे शिक्षा का स्तर है, बिकॉज आदिवासी लोग ज़्यादा हैं। तो इन लोगों में दोस्तों जेंडर इक्वलिटी का एक अलग ही उदाहरण आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने लड़कों की वैल्यू नहीं होती उससे ज़्यादा लड़कियों की वैल्यू होती है, बिकॉज जिस तरह से हम लड़कों को दहेज देते हैं, इधर दापा मूल्य, वधु मूल्य लड़कियों के नाम पे दहेज दिया जाता है ना। लड़कियों से शादी करने के लिए उनके घर पे रहना पड़ता है, उनके घर पे काम करना पड़ता है, उनके मम्मी पापा को खुश करना पड़ता है। और कई कई जगह मातृ सत्तात्मक परिवार भी है। हमारे यहाँ जो शिक्षित सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे पितृ सत्ता है, मातृ सत्ता का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। वहाँ पे ही कुछ जनजातियाँ ऐसी है जहाँ आज भी मातृ सत्तात्मक परिवार है। तो इस वजह से दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट का अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ पे मिलता है। तो यही वजह है कि शिक्षित जिले होते हुए भी हमारे लिंगानुपात कम है, जबकि अशिक्षित जिलों में लिंगानुपात ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है इंटरव्यू वालों के लिए दोस्तों, इंटरव्यू वालों से, क्योंकि मैं मॉक दे के आई थी, कम से कम मैंने 7 या 8 10 तक मॉक दिए होंगे। और मुझे ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हर एक उसमें पूछा गया था मॉक में, है ना। ये वाला मतलब पूछ ही लिया जाता है, बिकॉज वुमन है तो वुमन की जहाँ तक बात आती है तो जेंडर इक्वलिटी की बात आ ही जाती है। और तो ये क्वेश्चन राजस्थान वालों से बन ही जाता है ना। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और अगर बात करें शिशु लिंगानुपात में सबसे खराब स्थिति, तो अब दोस्तों अच्छी स्थिति में छत्तीसगढ़ आया है और खराब स्थिति में दोस्तों आया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों 840 ही है शिशु लिंगानुपात, है ना। हमारा औसत लिंगानुपात 899 है, जबकि छत्तीसगढ़ 958 पे चल रहा है और यह औसत से भी कम 840 है। इस लिंगानुपात में अगर राजस्थान के देखें दोस्तों स्थान, तो 17वां स्थान है जहाँ पे 871 है। हमारे भी यहाँ पे औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात है। तो हम तो हमेशा दोस्तों जेंडर वाले क्षेत्र में तो पिछड़े हुए ही रहते हैं। शिक्षा में और जेंडर में हम अच्छे नहीं हैं आज भी, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शिक्षा और जेंडर में। तो राजस्थान का स्थान 17वां है, बिकॉज हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और एसटीजी इंडेक्स अभी अभी आए हैं दोस्तों, तो इंटरव्यू वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है ये वाले इंडेक्स, है ना। और इसी दोस्तों अगर देखते हैं कि जहाँ पे वुमन मतलब शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है, विधानसभा में महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो विधानसभा में महिलाओं की स्थिति भी देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा है महिलाओं की स्थिति, 14.44% महिलाएं विधानसभा में हैं। और झारखंड में दोस्तों दूसरे नंबर पर झारखंड है 12.35, और यहाँ पे हम ठीक हैं, तीसरे नंबर पर राजस्थान है जहाँ पे विधानसभा में 12% महिलाएँ हैं। मतलब हमारे 200 विधायक है ना टोटल विधानसभा में, तो 200 की 12% महिलाएं हैं अभी राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद कर लेना कि अभी राजस्थान विधानसभा में कितनी % महिलाएं हैं। अगर दोस्तों ऐसी चीज़ें नहीं बताओ तो आप इजीली गूगल सर्च कर सकते हो और गूगल सर्च करके ये डेटा अपने पास लिख सकते हो। मैं भी बाकायदा अपने सामने वाली दीवार पे ये सारी चीज़ें लिख के रखती थी कि हमारी न्यायपालिका में अभी कितनी महिलाएं हैं, विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, संसद में कितनी महिलाएं हैं। नहीं याद रहती हैं, लेकिन जब सामने लिखा हुआ होता है तो याद रहता है। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू है ना वो ऐसे बेसिक डेटा, क्योंकि वो हमसे पूछेंगे, और अगर आप एक लड़की हो फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी पूछेंगे, और लड़के से भी पूछते हैं कि इसकी सोच महिलाओं के प्रति कैसी है, ये देखने के लिए उससे भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप कहीं से भी गूगल सर्च करके सामने लिख लीजिएगा, ताकि बार बार आप देखते रहोगे तो याद रह जाएंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार की टीके को लेकर नई गाइडलाइन आई है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये चीज़ अब मैं ज़्यादा फोकस करूँगी इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ क्या गाइडलाइन आई है ये मेंस में नहीं आनी है। कोई नहीं पूछेगा कि टीके के लिए क्या गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की थी, लेकिन ये चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई टीका के लिए क्या नीति चल रही है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं वो लोग जो हमारे आसपास हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए ही है कि केंद्र सरकार टीकों के लिए क्या नीति ला रही है। तो दोस्तों केंद्र सरकार नई टीका नीति की गाइडलाइन लाई है, तो जो 21 जून से लागू होने वाली है। और 21 जून से दोस्तों अब जो 18 प्लस के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको भी मुफ्त टीका अब केंद्र सरकार देगी। इनको मुफ्त टीका केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए बोला था, और जैसा हमने पहले पढ़ा था कि राज्य ऐसे कह रहे थे कि भाई आप ही लगा दो, क्योंकि 18 से 44 में लगभग हमारी ज़्यादा जनसंख्या इसी वर्ग में है, हमारे पास ना पैसे हैं, ऊपर से हमें वैक्सीन भी बहुत महंगी मिल रही है। तो आखिरकार केंद्र ने राज्यों की दरख्वास्त सुन ली और अब केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और यही दोस्तों एक लोकतंत्र की, एक संघीय व्यवस्था की यही पहचान होती है कि जब राज्य कमज़ोर होने लगे तो संघ मदद के लिए उनके पास खड़ा हो। जब हमारी मतलब जब भी हम किसी परिस्थिति में अकेला फील करते हैं, है ना, कमज़ोर फील करते हैं, तो हमारे परिवार का जो बैकबोन होता है, हमारे पापा होते हैं, वो हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं कि बेटा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है ना, मैं हूं ना बेटी, तू क्यों चिंता कर रही है। तो वैसे ही दोस्तों हमारे राज्यों का बैकबोन कौन है, केंद्र सरकार। तो आखिरकार थोड़ी सी दरख्वास्त करनी पड़ी, लेकिन केंद्र सरकार ने बात मान ली है। केंद्र सरकार ने बोल दिया है ओके ठीक है भाई, तुम रो मत, तुम्हारी अब जो बच्चों का टीका है, मतलब 18 से 44 का टीका है, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ और मैं ही लगाऊंगा, है ना। तो एक खुशखबरी भी है हमारे लिए, और एक अच्छे शासन, अच्छे देश और अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बोला है कि मुफ्त टीके उपलब्ध करवाएगी। इस हेतु टीकों की बर्बादी को रोकने के लिए टीका केंद्रों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, ये हमने पढ़ा था ना पहले, ऑफलाइन रजिस्टर मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ता था कोविन ऐप पे, और उसके बाद भी टीके लेने के लिए जाना पड़ता था। तो रजिस्ट्रेशन एक तो बहुत मुश्किल से हो रहा था, दूसरा जिनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, तीसरा ये था कि दोस्तों जिसने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया वो कभी कभी टीके के डर से मतलब जाता नहीं था वहाँ पे, है ना, टीका लेने के लिए। इस वजह से दोस्तों जैसे कि एक दिन में 200 टीके बुक होने, उसमें से 50 लोग भी नहीं गए, और आपको पता है इस सिचुएशन में एक एक टीका कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो टीके खराब हो रहे थे, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई जो केंद्र पे आ गया उसको टीके लगा दिए जाएंगे, तुरंत वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा, उसका मोबाइल नंबर देंगे, वो लैपटॉप में अपलोड करेंगे और हमारे पास मैसेज आ जाएगा, है ना, और इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह से टीकों की बर्बादी रुकेगी, है ना। इसके लिए सरकार ने ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर दिया। बुकिंग के लिए राज्यों को कॉमन सर्विस सेंटर खोलने भी शुरू कर दिया। सरकार ने ये भी बोला है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, और चाहो तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन से सर्विस सेंटर खोल लो कि भाई मोबाइल पे बात कर लो, ये नंबर दे दिया कि इस मोबाइल पे आप बात कर लो और बोल दो कि सर मैं कल टीके लगवाने आऊँगा, मेरा बुक कर देना। तो इस तरह का सेंटर भी आप खोल सकते हैं, है ना। और अगर जैसे कि वो पर्सन नहीं पहुँच रहा है, तो जैसे कि मतलब सर्विस सेंटर पे उसको बैक कॉल करके पूछा भी जा सकता है कि सर आप आ रहे हो, नहीं आ रहे, आपकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है ना। तो यहाँ भी टीकों की बर्बादी होने से बचेगी। केंद्र सरकार की ओर से होने वाली वैक्सीन सप्लाई की जानकारी पहले से ही राज्यों को दे दी जाएगी। सरकार पहले बता देगी कि हम आपको इतनी वैक्सीन की सप्लाई इस दिन कर रहे हैं, तथा राज्यों को भी जिला स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक करनी होगी। राज्य भी अपने जिलों को ये बताएंगे कि अभी हमारे पास इतनी वैक्सीन है, आप टीके लगाने की गति इतनी रखिए, है ना। ये सारी उनको जानकारी सब कुछ उनको उपलब्ध करवानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी गाइडलाइंस अभी केंद्र सरकार ने ही जारी करी है। इसके साथ ही दोस्तों प्राथमिकता का क्रम होगा, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेंगे। अभी अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स कुछ बच गए हैं, जैसे टीचर्स वगैरह बच गए हैं, नर्सिस वगैरह जो थी, मान लो उनको एक ही वैक्सीन लगी है, डॉक्टर्स को, पुलिस को, है ना, अगर उनको एक एक ही वैक्सीन लगी है तो उनको दो दो वैक्सीन लगानी है ना। इसके अलावा दोस्तों टीचर्स भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल की जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो शमशान भूमि पर काम करते हैं कार्मिक, उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो सफाई कर्मी होते हैं उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल की जाने की बात की जा रही है। तो इन सभी को सबसे पहले इनको वरीयता दी जाएगी कि जिसके एक लग गई उसके दोनों लगाओ, जिसके दोनों लग गई वो ठीक है ना। फिर उसके पश्चात 45 प्लस वालों को लगाई जाएगी कि 45 प्लस वाले अभी भी कोई बचे हुए हैं कि कितने लोगों को लग गई उनको। फिर पहली डोज लेने वाले, फिर दोस्तों 45 प्लस की जिसने एक एक डोज ले ली है उसको दूसरी डोज दी जाए, और 18 प्लस के लोग जो एक एक डोज ले चुके हैं अब पहले उन्हें वरीयता दी जाएगी कि पहले उनको कंप्लीट करो भाई, कि वो तो निपटे, है ना।
और फिर 18+ को, फिर जो बाकी बच गए 18+ जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है तो उनको अब ये थोड़ी सी गाइडलाइन चेंज कर दी गई है, मतलब प्राथमिकता क्रम चेंज कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि किस आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी, पहले किसको बाद में किसको। तो पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर 45+ वाले को, फिर पहली डोज लेने वाले को और फिर 18+ वालों को, इस तरह से वैक्सीन लगेगी। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के 25 करोड़ और कोवैक्सीन के 30 करोड़ वैक्सीन के लिए 30% एडवांस भी दे दिया है, तथा बायोलॉजिकल ई की जो वैक्सीन है उसके 30 करोड़ टीकों का ऑर्डर भी पूर्व में दे दिया था। तो दोस्तों 25 करोड़ तो हम कोविशील्ड खरीद रहे हैं और हम खरीद रहे हैं 30 करोड़ कोवैक्सीन खरीद रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 30% एडवांस भी दे दिया है इन कंपनियों को। और इसके अलावा बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन भी हम खरीद रहे हैं 30 करोड़। तो बहुत सारी वैक्सीन कोविड केंद्र सरकार खरीदने जा रही है, बहुत पैसा खर्च कर रही है। दोस्तों हमें सरकार को सैल्यूट करने की बारी आई है। हम हमेशा बुराई ही करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन सरकार से जितना बन पाता है, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो, वो कर रही है। इस सिचुएशन में इतने बड़े देश को संभालना कोई बहुत ईजी काम नहीं होता, और हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे एक अच्छा नेता आज हमारे पास है। कम से कम वो देश को एक अच्छे इस परिस्थिति में संभालने लायक नेता है। दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। और इस तरह वैक्सीन सप्लाई करना, हाँ बीच में गलतियां हमसे हुई हैं, वो अकेले केंद्र सरकार की ही नहीं, राज्यों की भी गलतियां हैं कि किसी ने अपने राज्य में जो वोटिंग है वो रोकी नहीं, और इस वजह से कोरोना का विस्फोट हो गया। हम सब ने कोरोना को हल्के में ले लिया कि कोरोना अब चला गया, और इस वजह से हमें बहुत भारी जुर्माना सहना पड़ा है। बहुत लोगों ने हम अपने डियर और डियर वंस को खो दिया है, तो वो हमें बहुत बड़ा जुर्माना सहना पड़ा है। वर्ल्ड लेवल पे हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हुई है। गंगा में लाशें तैरती हुई मिल रही थी, जगह जगह लाशों के ढेर दिख रहे थे, जलाने के लिए लाइनें लगी हुई थी, लोग लाशों को यूं ही शमशान भूमि में पटक पटक के जा रहे थे। वो सिचुएशन शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को शायद हम कहानियाँ सुनाया करेंगे कि एक टाइम ऐसा आया था जब पेपर में हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते थे। या फिर आप सोचिए कि यूपी और जो यूपी के लोग हैं जहाँ पे गंगा बहती है, वो लोग सुबह उठ के जो नज़ारे देखते होंगे कि वहाँ पे लाशें इस तरह से तैर रही हैं, तो वो आने वाली सिचुएशन को क्या पीढ़ियों को क्या बताएंगे, है ना। तो बहुत बुरे दिन हमने देखे हैं। अब हमारे पास बस यही है कि हम खुद को संभाल के चले, परिवार को संभाल के चले, और फिर से लापरवाही कभी नहीं करें, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है, वो अकेले सरकार नहीं निपट सकती, अकेला कोई नेता नहीं निपट सकता, अकेला ना सीएम निपट सकता है ना पीएम। उसके लिए दोस्तों सरकार के साथ साथ प्रशासन, पुलिस, सेना और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि हम इस सिचुएशन से साथ मिलकर लड़ें, तभी हम उससे उबर पाते हैं। अभी जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, हर एक व्यक्ति ने उसका पालन भी किया ना। देखे पुलिस को डर नहीं लगता क्या, पुलिस को कि हमें कोरोना हो जाएगा, लेकिन फिर भी आवारा घूमने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। रोज़ फोटो आती थी, क्वारंटाइन किया था उनको डर नहीं लगता कि इसको कोरोना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, लोगों में डर कायम करने के लिए ये सब किया। तो हर एक व्यक्ति के सहयोग से ही ऐसे महामारी से निपटा जा सकता है ना। इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी बोल दिया है कि अगर टीकों की बर्बादी की गई और इससे आपूर्ति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जो सरकार जितने ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाएगी, उन्हें उतनी ज़्यादा सप्लाई की जाएगी। अगर किसी राज्य में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो उसे फिर कम टीके दिए जाएंगे, टीके नहीं दिए जाएंगे, है ना। और केंद्र सरकार ने अब तक टीकों के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जबकि बजट में 35,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान था। हमें पता है अब तक 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की ही बात की गई थी, लेकिन दोस्तों अब इस पे लगभग 18+ वाले लोगों को शामिल करने के पश्चात 45,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस पे आने वाला है। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन जो था ये था इंटरव्यू वालों के लिए। तो आई होप कि दोस्तों टीकों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि अभी क्या सिचुएशन है, नई गाइडलाइन क्या है, केंद्र सरकार कैसे वितरित करेगी, राज्य कैसे संभालेगी, है ना, बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने लेने की कोशिश की है। ये भी दोस्तों इंटरव्यू वालों के लिए ही है। अनाथ बच्चों को गोद लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। दोस्तों हुआ ये है कि कोरोना में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके या तो मम्मी पापा में से कोई एक, या फिर अनाथ का तो दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं।
तो उन बच्चों को संभालने के लिए दोस्तों सरकार ने ही अपील की थी कि जो ऐसे एनजीओ वगैरह है वो आगे आए और इन बच्चों को संभाले, गोद ले। जो भी माँ बाप कैपेबल है वो इन बच्चों को गोद ले, संभाले, जो अनाथ हो गए हैं। तो दोस्तों इनको संभालने के लिए बहुत सारे लोग आगे तो आए, लेकिन है ना, इनको अवैध गतिविधियों में लिप्त करने की भी बहुत सारी जगह सूचनाएं मिली कि बच्चों को गलत तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हें गलत जगह पे लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें भी आपको पता है, ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले जो राक्षस हमारे यहाँ पे घूमते हैं ना, वो हर जगह है। हमने उस टाइम भी, कोरोना के टाइम पे, रेमडेसिविर का जो ब्लैक मार्केटिंग कर रखी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कितने महंगे बेच रहे थे। इवन जो एक एम्बुलेंस वाला भी है वो कुछ कुछ दूरी के हजारों हजारों रुपए बता रहा था, है ना। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं और ऐसे ही लोगों ने दोस्तों कई सारे बच्चों को गलत एक्टिविटीज़ में धकेलने का कार्य किया है, गलत तरीके से गोद लेने का कार्य किया है। ऐसी खबरें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अच्छे से डांट भी लगाई है और निर्देश भी दिया है कुछ संगठनों को। तो वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज होते हैं के साथ साथ उन सब व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों को अवैध रूप से गोद में लेने में संलिप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई सिंपल पर्सन हो, जिसने भी किसी बच्चे को गलत तरीके से, मतलब अवैध तरीके से, बिना सरकार की परमिशन के गोद लिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोर्ट को सूचित किया था कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 जून तक के आंकड़ों के अनुसार 30,771 बच्चे अनाथ हुए हैं। तो दोस्तों बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसने केंद्र सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 5 जून तक के आंकड़े देखें तो लगभग 30,000 जो बच्चे हैं वो अभी तक अनाथ हो चुके हैं। ठीक है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की भागीदारी के बिना किसी भी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक रूल है कि भाई ये जो एजेंसी है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसकी परमिशन चाहिएगी अगर कोई किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहेगा। तो अगर किसी ने इसकी परमिशन के बिना, उसको सूचित किए बिना बच्चे को गोद लिया है तो उसे अवैध माना जाएगा। ठीक है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इन बच्चों के डेटा फौरन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। जो भी, जिसने भी गैर इनकी परमिशन के बिना बच्चों को गोद लिया है, उनसे कहा है कि ऐसे जो भी बच्चे हैं और जो 3,771 बच्चे हैं, उनकी जो डेटा है वो इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर डाले जाएं। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की पहचान करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन जो है 1098 उस पर, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी, पंचायत राज संस्थान, पुलिस अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के जरिए की जा सकती है। कि मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इतने बच्चे अनाथ हुए थे, उसमें से इतनों को गैर तरीके से गोद ले लिया गया है, अवैध तरीके से गोद ले लिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे कि हमारे पड़ोस में किसी ने कोई बच्चा गोद लिया और हमें पता है वो गलत तरीके से गोद लिया है, उसने गोद ले लिया लोगों को दिखाने के लिए और वो उससे घर पे काम करवा रहे हैं, ढाबे पे काम करवा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति, हम भी 1098 पे कॉल करके सूचना दे सकते हैं कि किसी ने अवैध तरीके से बच्चा गोद लिया है और उसे ऐसे मजदूरी में लगा दिया है। ठीक है। या फिर दोस्तों स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि हॉस्पिटल में डेटा होते हैं कि उनके पास, उनको पता होता है कि ये माँ और पति और पत्नी दोनों एक्सपायर हो गए, तो इनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, है ना, तो वो भी बता सकते हैं। पंचायत राज संस्थाओं, दोस्तों पंचायतों में, गाँवों में अगर किसी के माँ बाप मर गए तो पंचायत को तो पता होगा ना, सरपंच को पता होगा, तो वो भी ऐसे डेटा भेज सकते हैं। और पुलिस तक अगर सूचना पहुँचती है तो पुलिस भी, और एनजीओ जो हैं गैर सरकारी संगठन, वो भी इस तरह की सूचना कि इन सारी चीज संगठनों के जरिए, इन सारे लोगों के जरिए सूचना ली जा सकती है ऐसे बच्चों की। ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है दोस्तों, उन्हें उसे यह भी कहा है कि इन बच्चों को वो सभी लाभ मिले जिनको वो हकदार हैं और उनकी शिक्षा भी जारी रहनी चाहिए। दोस्तों केंद्र सरकार ने वैसे भी इनकी शिक्षा मुफ्त कर दी है, इनको केवी वगैरह में कहीं भी पढ़ने के लिए मुफ्त में आजीवन शिक्षा दी जाएगी, है ना। इसके नाम से पीएम चाइल्ड केयर फंड भी आया है, जो पीएम केयर फंड था उसका एक नया वर्जन पीएम चाइल्ड केयर फंड भी आया है, ऐसे ही बच्चों के लिए जो अभी कोरोना में अनाथ हो गए हैं और उनके दोस्तों आजीवन उनके जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उनको कुछ भत्ता भी दिया जाएगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं तो CWC की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की देखरेख करे और उनको सभी सुविधाएं दे जो उनके दी जानी चाहिए। एक दोस्तों वैक्सीन आई है
कॉर्बेवैक्स वैक्सीन नाम है इसका। बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है हैदराबाद की, उसकी वैक्सीन है। तो ये चर्चा में है ना, ये अलग तरीके से बनी हुई है। तो हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है उसकी कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स दुनिया की सबसे किफ़ायती वैक्सीन होगी, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति डोज के हिसाब से सरकार ने 30 करोड़ डोज, ये दोष नहीं है, डोज का ऑर्डर दिया है। और लॉन्चिंग के बाद भारतीय बाजारों में इसकी दोनों डोज की कीमत 400 रुपये से भी कम होगी। तो जो ये वैक्सीन आई है दोस्तों, इसकी कीमत होगी 50 रुपये पर डोज, है ना। सरकार 50 रुपये पर डोज के हिसाब से खरीदेगी, मतलब 2 डोज के 100 रुपये, है ना। और जब ये बाजार में आएगी तो इसकी कीमत होगी दोस्तों, हम अगर खरीदना चाहें तो 400 रुपये में दोनों डोज मिल जाएंगी, है ना। तो सबसे सस्ती वैक्सीन है अब तक जितने भी वैक्सीन आई हैं, है ना। तो ये किसकी है, बायोलॉजिकल ई की है। नाम क्या है, कार्बोवैक्स वैक्सीन, ठीक है। तो कोर्बीवैक्स असल में रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट, ये यूनिट नहीं है, यूनिट है, असल में रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो दोस्तों ये अलग तरह की वैक्सीन है जिसमें जो क्रिया विधि या फिर इसको बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन भी कहलाती है, ये इसी के नाम है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। यह बीमारी देने वाले वायरस के कुछ हिस्सों से ही बनी होती है ताकि रोग को इम्यून सिस्टम पहचान ले, और इस पैटर्न की वैक्सीन के नुकसान ना के बराबर होते हैं। दोस्तों इसमें जो हमारा ये जो कोरोना वायरस है, इस वायरस का कुछ हिस्सा हमारे शरीर में डाला जाता है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो ऐसा ही कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत पहचान लेता है। तो बिकॉज ऑफ इसका कुछ ही हिस्सा डाला जाता है, इसलिए दोस्तों इस पर हमारे शरीर पे जो नेगेटिव असर है इस वैक्सीन के, वो सबसे कम होंगे। इसी कारण ये चर्चा में है। एक तो ये सबसे किफ़ायती है और दूसरा जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो सबसे कम है ना, इसलिए ये वैक्सीन चर्चा में है। आगे हम पढ़ेंगे। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के पूरे वायरस के बजाय केवल वही चीज़ें होती हैं जो इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए काफ़ी हैं। कुछ वैक्सीन में ऐसा होता है कि हमारे जो मतलब जो कोरोना वायरस है उसका ही मरा हुआ डेड वायरस हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों जो उसका वायरस है उसके वो ही हिस्से डाले जाएंगे जो कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए काफ़ी होंगे, है ना। वायरस के कुछ हिस्सों को वैक्सीन में शामिल करने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। अगर वायरस के कुछ ही हिस्से वैक्सीन में शामिल करेंगे, पूरा वायरस तो नहीं डाल रहे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ही कम होंगे। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के अनुसार टीके पूर्ण कोशिका वाली वैक्सीन जितने असरदार हैं और प्रतिकूल प्रभाव भी इसके बहुत कम हैं, कि एक पूर्ण कोशिका वाली जितनी और वैक्सीन मार्केट में आ रही हैं, टीका उतना ही प्रभावकारी है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम हैं। इस वैक्सीन से बीमारी नहीं हो सकती है तथा यह उनके भी काम आ सकती है जिनका इम्यून सिस्टम में कमजोरियां हो या फिर खराब हो, तथा यह पूरे वायरस वाली वैक्सीन की तुलना में ज़्यादा स्थिर है। दोस्तों इस वैक्सीन के लाभ क्या होंगे कि इस वैक्सीन से दूसरी कोई बीमारी नहीं हो सकती, है ना। साइड इफ़ेक्ट कम होंगे इसके, इसलिए और कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा कि इससे जो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनके पहले से कोई बीमारी है, उनको भी लगाई जा सकती है। तीसरा कि जो पूरे वायरस वाली वैक्सीन होती है उसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है यह वैक्सीन, है ना। तो ये सारे इसके जो फ़ायदे हो गए वो है। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए बायोलॉजिकल ई वैक्सीन किस तकनीक पर आधारित है, कैसे बनी हुई है, कितनी कीमत है, क्यों चर्चा में है, क्या इसको लगाने के फ़ायदे हैं, क्यों पूरे वायरस की जगह थोड़ा सा ही वायरस डाला जा रहा है, तो ये सभी क्वेश्चनों के उत्तर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। यह मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक दोस्तों हमारे यहाँ पे नया हवाई अड्डा बन रहा है कोट कासिम में, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में बन रहा है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ी सी जानकारी रख लेना। तो वही बात हम कर रहे हैं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की रीढ़ कहे जाने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनेगा अब नया हवाई अड्डा। DMIC में दोस्तों हमारा जो अलवर वाला रास्ता पड़ता है, तो अलवर के भिवाड़ी में दोस्तों यह एयरपोर्ट बन रहा है। भिवाड़ी के निकट कोट कासिम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो 4 सालों से विकसित किया जा रहा है। 4 सालों से इसकी बात चल रही है। इसका पहला चरण जो है दोस्तों अब 2022 से 22 में शुरू हो जाएगा और 27 तक बनेगा। तो 4 चरणों में बनेगा, तो इसके 4 चरण 2052 तक पूरे होंगे और 30 वर्षों में 4 चरणों की योजना को केंद्र सरकार के सामने रखा गया है। तो दोस्तों बनेगा कहाँ, भिवाड़ी के कोट कासिम में। कैसा होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। कितने, अभी 4 सालों से बात चल रही थी, 2022 में शुरू हो जाएगा, 22 से लेकर 27 तक पहला चरण होगा। टोटल 4 चरण होंगे, 2052 तक इसके 4 चरण पूरे हो जाएंगे। एयरपोर्ट
केंद्र और राज्य सरकार के मजदूरों के पश्चात, मतलब इनकी परमिशन के पश्चात, यहाँ पे कुछ लाइंस थोड़ी सी मेरे से गलत हो जाती है, केंद्र और राज्य सरकार की परमिशन के पश्चात, है ना, मंजूरी है यहाँ पे, मंजूरी के पश्चात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इतने लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों अगर एयरपोर्ट बनाना हो। कई बार पूछ लेते हैं किन किन लोगों की परमिशन चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा भी पूछ रहे थे, अच्छा आप एक बुक लिखना चाहते हो, बताओ बुक लिखने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, या फिर ऐसे ही छाप दोगे। बुक पब्लिश करवाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, अच्छा जो अखबार छपते हैं ना उसके लिए परमिशन कौन देता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर एयरपोर्ट की बात आ जाए तो यूँ ही पूछ ले हमसे कि अच्छा एयरपोर्ट की परमिशन कौन देता है बनाने की। तो दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि यहाँ बनाना है, फिर केंद्र को भेजेगी, फिर केंद्र देगा, उसके पश्चात दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय देगा, और उसके पश्चात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगा, है ना। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इन सब की बातचीत, इन सब से राज्य ने बातचीत की है और कुछ ही सप्ताह में इसका अंतिम खाका तैयार हो जाएगा। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 10,669 इसकी कीमत आ गई है दोस्तों। और 4 चरणों की समाप्ति के पश्चात इस एयरपोर्ट पे जो कुल भार होगा यात्रियों का, लगभग 6.5 करोड़ यात्री इसके माध्यम से ट्रैवल कर पाएंगे। एयरपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों के मजदूरों के मंजूरी, मंजूरी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी मजदूर है वहाँ पे मंजूरी समझ लेना। तो मंजूरी के पश्चात एक्चुअली होता क्या है, मैं बोल बोल के टाइप करती हूँ, मुझे इतना टाइम होता नहीं है, मैं लिख के टाइप करती हूँ। तो वैसे तो मैं लाइन चेक कर लेती हूँ बोलने के पश्चात, है ना। लेकिन क्या होता है कई बार कोई आसपास रहता है तो इधर उधर थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, तो ये थोड़ी सी लाइन कभी कभी मिस्टेक से मतलब गलत हो जाती है, कुछ कुछ वर्ड्स मैं सही करना भूल जाती हूँ। तो इतना सा आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं बोलती हूँ जब मैं समझा देती हूँ, है ना। बाकी पीडीएफ वाले, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले एक बार मेरा वीडियो सुन लें, क्योंकि मतलब हर एक वीडियो में 2-4 अक्षर तो मेरे से मिस्टेक हो ही जाते हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एयरपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के पश्चात, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया कि इसमें होगा, इतनी कुल लागत होगी, 4 चरणों में होगा। यह है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है, तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उस नए एयरपोर्ट को कहा जाता है जो अविकसित स्थान पे बना हो, मतलब जहाँ पहले से कोई स्थान नहीं हो, मतलब पहले से कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, है ना। एक तो उस स्थान पे बना हो तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नए एयरपोर्ट की दूरी पुराने एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, और शेष एयरपोर्ट सामान्य हो ही, सामान्य जैसा ही होता है शेष एयरपोर्ट। तो एक तो यह है कि वह जो स्थान है वो पहले से अविकसित होना चाहिए, मतलब खूब सारी जगह वहाँ पे मिल जाए, और जो जो पुराना एयरपोर्ट है उसके आसपास 150 किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं हो, है ना। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है। बाकी मुझे ज़्यादा मिला नहीं गूगल पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ होता है, मुझे मैंने कहीं ना कहीं किसी बुक में पढ़ा था, तो बुक मेरे पास थी नहीं अभी। तो जब मैं अभी बुक्स वगैरह मेरे पास आ जाएंगी, तो अगर मुझे और डिटेल मिलती है इसके बारे में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, तो मैं आपको और बता दूंगी। और अगर आप लोगों के पास में इसकी जानकारी है तो प्लीज़ नीचे शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इंटरव्यू में जब हम बात करते हैं भिवाड़ी के कोट कासिम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने का, तो उनका सेकंड क्वेश्चन यही होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, सामान्य एयरपोर्ट से कैसे डिफरेंस होता है। तो 2 चीज़ें तो मैंने बता दी है, मैंने गूगल से ही ली है, लेकिन और भी कुछ शायद मुझे लग रहा है कि इसमें और भी कुछ स्पेशलिटी थी। तो अगर आप में से किसी के पास भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिनके इंटरव्यू है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।